2 अक्टूबर 1969 की सुबह के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। यह वही बालक था जिसे आने वाली पीढ़ियां महात्मा और राष्ट्रपिता कहेंगी। बालक मोहन देखने में एकदम साधारण था। काले घुंघराले बाल, छोटी सी काया और मासूम आंखें। बचपन में किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर पूरे भारत के भाग्य की दिशा तय करेगा। बालक मोहन के सिर पर तब खूब बाल थे। बच्चे के सिर पर बाल माता पिता के लिए आशा और भविष्य का प्रतीक होते हैं। जिस प्रकार एक एक बाल मिलकर सिर को ढकते हैं, उसी प्रकार जीवन के छोटे छोटे अनुभव मिलकर इंसान के व्यक्तित्व को ढकते हैं। मोहन के लिए भी बचपन के ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण थे। एक बार उन्होंने चोरी की, फिर अपराध बोध में पिता के सामने स्वीकार किया। मां पुतलीबाई की धार्मिक आस्था ने उनके भीतर सत्य और करुणा का बीज बोया। स्कूल में वे साधारण थे, लेकिन ईमानदारी और साहस के कारण सबके प्रिय बनते गए। इन घटनाओं को अगर हम रूपक रूप में देखें तो कह सकते हैं कि मोहन के बाल उनके जीवन की मासूमियत, उनकी जिज्ञासा और उनके छोटे छोटे प्रयोगों का प्रतीक थे। मोहन के जीवन का सबसे बड़ा गुण था सत्य से प्रेम। जब उन्होंने चोरी स्वीकार की और पिता के आंसू देखे, तब उन्हें लगा कि बालक का सिर केवल बालों से नहीं, टीकाकन उसमें से नहीं, बल्कि सत्य की रोशनी से सजना चाहिए। यह वही क्षण था जब उनके जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हुआ। जब मोहन बड़े हुए तो परिवार ने उन्हें बैरिस्टर बनाने का निर्णय लिया। इंग्लैंड जाने की तैयारी शुरू हुई। पोरबंदर और राजकोट में यह बड़ी घटना मानी जाती थी। इंग्लैंड जाना केवल शिक्षा का अवसर नहीं था, नहीं था, बल्कि मोहन के व्यक्तित्व के बाल्य रूप से युवा रूप में परिवर्तन की यात्रा थी। 1888 का समय। मोहनदास की उम्र तब केवल 19 वर्ष थी। राजकोट के घर से निकलते समय उनकी मां पुतलीबाई ने उन्हें वचन दिलवाया, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, स्त्रियों से अनुचित संबंध नहीं रखना। ये 3 प्रतिज्ञाएं मोहनदास के जीवन में ऐसे जड़ें जमाईं जैसे सिर पर बालों की जड़ें होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बहुत से लोगों के बाल झड़ जाते हैं, लेकिन गांधी जी के जीवन में ये प्रतिज्ञाएं कभी नहीं झड़ी। लंदन पहुंचना मोहनदास के लिए मानो किसी और संसार में कदम रखने जैसा था। वहां हर जगह फैशन, बड़े रेस्तरां, नाइट क्लब, हैट और कोट की दुनिया थी। युवाओं के लिए आकर्षण स्वाभाविक था। कई भारतीय विद्यार्थी वहां जब जाकर बालों की तरह चमचमाते फैशन अपनाते। कोई मूंछ बढ़ाता, कोई लंबे बाल रखकर अंग्रेजी अंदाज दिखाता। लेकिन मोहनदास के भीतर संघर्ष था। एक ओर वह साधारण गुजराती युवक था, दूसरी ओर एक बैरिस्टर बनने की महत्वाकांक्षा। कहा जाता है कि लंदन के शुरुआती दिनों में गांधी जी ने भी कपड़े लत्ते, बाल संवारने और फैशन पर कुछ खर्च किया। वे दर्पण के सामने खड़े होकर सोचते, क्या मुझे भी अंग्रेजी सभ्यता में घुलना चाहिए? क्या मेरे बाल भी वैसे ही स्टाइलिश होने चाहिए जैसे इन युवाओं के हैं? लेकिन फिर उन्हें अपनी माँ का चेहरा याद आता, उनकी सादगी याद आती, और वे निर्णय लेते, रूप पर नहीं, आत्मा पर ध्यान देना है। लंदन में शाकाहारी रहना कठिन था। अधिकतर लोग मांस खाते थे। गांधी जी को लगता कि यदि उन्होंने अपनी मां से किया वचन तोड़ा तो उनके बाल झड़ जाएंगे जैसे किसी पेड़ से पत्ते। इसलिए उन्होंने शाकाहारी रेस्तरां ढूंढा, पुस्तकें पढ़ी और शाकाहारी सोसाइटी से जुड़ गए। यहां उन्होंने पहली बार जाना कि आत्मसंयम ही असली सौंदर्य है। लंदन में बैरिस्टर बनने की पढ़ाई आसान नहीं थी। कानून की जटिल किताबें, गंभीर व्याख्यान और अंग्रेजी भाषा की कठिनाई, सब कुछ चुनौतियों से भरा था। लेकिन गांधी जी ने धैर्य रखा। दिन में पढ़ाई करते, रात में नोट्स बनाते और कभी-कभी मित्रों के बीच शास्त्रीय संगीत या गीता की चर्चा करते। इस समय उनके सिर के बाल धीरे धीरे झड़ने लगे। यह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि प्रकृति का नियम। पर रूपक रूप में देखें तो यह उनके भीतर के परिवर्तन का संकेत था। बाहरी बाल गिर रहे हैं, लेकिन भीतर का ज्ञान उग रहा है। लंदन में रहते रहते गांधी जी को समझ आया कि रूप केवल क्षणिक है। आज बाल हैं, कल झड़ सकते हैं। आज शरीर सुंदर है, कल ढल जाएगा। लेकिन आत्मा, विचार और सत्य, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन का मार्ग चुना। मैं अपने सिर पर बालों से नहीं, बल्कि सत्य से सजूंगा। 1991 में जब गांधी जी बैरिस्टर बनकर भारत लौटे,
तब तक वे केवल पढ़े लिखे युवक नहीं रहे थे। वे आत्मसंयम, सादगी और सत्य के मार्ग के साधक बन चुके थे। उनके बाल अब पहले जैसे घने नहीं थे, लेकिन यही गंजापन आने वाले समय में उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गया। 1993 में मोहनदास गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। एक गुजराती व्यापारी के मुकदमे के लिए उन्हें वकील के तौर पर बुलाया गया था। उन्होंने सोचा था कि यह यात्रा कुछ ही महीने चलेगी, लेकिन यही यात्रा उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें नस्ल भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन की फर्स्ट क्लास बोगी से निकाला जाना, अदालत में पगड़ी उतारने का आदेश, सड़कों पर अपमान, ये सब गांधी जी को भीतर तक हिला गए। पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन का प्रसंग प्रसिद्ध है। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन गोरे यात्री ने कहा, यह काला आदमी हमारे साथ कैसे बैठ सकता है। कंडक्टर ने भी साथ दिया और गांधी जी को डिब्बे से बाहर फेंक दिया। उस रात स्टेशन पर ठंड में बैठे गांधी सोचते रहे, क्या इंसान की पहचान उसके बालों, कपड़ों और रंग से है, या उसके विचार और कर्म से। उन्हें लगा कि बाल तो शरीर की सतही चीज हैं, जो झड़ते रहते हैं। असली शक्ति भीतर होती है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को बार बार अपमान सहना पड़ा। अदालत में उनकी पगड़ी का मजाक उड़ाया गया। सड़क पर उन्हें काला काफिर कहा गया। ट्राम और होटल में जगह नहीं दी गई। हर बार यह अपमान उनके सिर से जैसे एक एक बाल झड़ने जैसा था। लेकिन गंजापन छुपाता क्या है? वह दिखाता है कि असली चमक त्वचा के नीचे है। इसी तरह गांधी जी समझ गए कि अगर बाहरी रूप छिन भी जाए, तब भी आत्मा की ताकत कोई नहीं छीन सकता। 1994 में उन्होंने वहां के भारतीयों को संगठित किया। लोगों को बताया, हम हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा से लड़ेंगे। यहीं से सत्याग्रह का जन्म हुआ। सत्याग्रह का अर्थ था सत्य पर डटे रहना, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। यह ऐसा ही था जैसे सिर पर बाल ना हो, लेकिन चेहरे पर तेज इतना हो कि लोग सिर झुकाकर देखें। धीरे धीरे गांधी जी का माथा और चमकदार हो गया। लोग मजाक भी उड़ाते थे, देखो, यह गंजा आदमी हमें आजादी का पाठ पढ़ा रहा है। पर क्या हुआ? उनके उसी गंजे माथे से सत्य और आत्मबल की रोशनी फैलती। जो लोग पहले हंसते थे, वही धीरे धीरे उनके अनुयायी बनते गए। गांधी जी ने भारतीयों के हक के लिए लंबा संघर्ष किया। करों के विरोध में आंदोलन, काले कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह, मजदूरों के अधिकार की लड़ाई। उन्हें जेल भी हुई, मार भी पड़ी, अपमान भी सहना पड़ा। लेकिन हर चोट से उनका आत्मबल और तेजस्वी होता गया। बाल झड़ते रहे, माथा चमकता गया, जैसे प्रकृति उन्हें तैयार कर रही हो कि तुम्हारे सिर पर बाल नहीं, बल्कि सत्य का मुकुट होना चाहिए। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे, तब तक वे साधारण वकील से महात्मा बनने की राह पर चल पड़े थे। दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें यह सिखाया कि अन्याय का जवाब हिंसा से नहीं, बल्कि धैर्य से देना चाहिए। बाहरी रूप पर नहीं, आंतरिक सत्य पर गर्व होना चाहिए। 1915 में मोहनदास गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। वह अब केवल बैरिस्टर नहीं थे, बल्कि सत्याग्रह और अहिंसा की प्रयोगशाला से निकलकर आए हुए महात्मा थे। उनका चेहरा साधारण, कपड़े बिल्कुल सादे और सिर पर बाल बहुत कम। लेकिन जो लोग उनसे मिले, वे चकित रह गए। यह साधारण सा गंजा आदमी हमारे दिलों में इतना तेज क्यों भर देता है? भारत आने के बाद गांधी जी पहले गोपाल कृष्ण गोखले और फिर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोगों से मिले। टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा। सादगी और गंजेपन को देखकर लोगों को लगता, यह व्यक्ति किसी बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि आत्मा से महान है। बिहार का चंपारण, अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। गांधी जी वहां पहुंचे। लोगों ने सोचा, यह दुबला पतला, आधे गंजे सिर वाला आदमी क्या कर पाएगा। लेकिन जब उन्होंने किसानों को संगठित किया, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। गांधी जी ने सिद्ध कर दिया कि आत्मबल का तेज सिर के बालों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। खेड़ा के किसान भूख से मर रहे थे, लेकिन सरकार टैक्स वसूल रही थी। गांधी जी ने सत्याग्रह किया। अगर जनता के पास खाने को अनाज नहीं है, तो टैक्स कैसे देंगे? अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल में उन्होंने अनशन किया। उनका गंजा सिर सूरज की तरह चमकता और मजदूर कहते, बापू के माथे की यह रोशनी हमारी राह दिखाती है।
अब गांधी जी पूरे भारत के नेता बन चुके थे। उन्होंने कहा, हम अंग्रेजी शासन का असहयोग करेंगे, विदेशी कपड़े छोड़ो, खादी अपनाओ, शराब मत पियो, झूठ मत बोलो। गांव गांव में लोग खादी पहनने लगे। गांधी जी का गंजा सिर और साधारण धोती लोगों को यह याद दिलाता कि नेता वही है जो सबसे अधिक साधारण हो। बालों का न होना यहाँ सादगी का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने चरखे को प्रतीक बनाया। वे कहते, चरखा केवल धागा नहीं काटता, यह स्वराज्य काटता है। चरखा काटते समय उनका सिर झुक जाता और चमकदार गंजा माथा चरखे के धागों पर रोशनी की तरह पड़ता। लोग कहते, गांधी जी के सिर पर अब बाल नहीं, लेकिन उनकी सोच के धागे पूरे भारत को जोड़ रहे हैं। भारत की जनता ने पहली बार देखा कि कोई नेता न पगड़ी पहनता है, न ताज, न भारी वस्त्र, बल्कि साधारण धोती में गंजे सिर के साथ चलता है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जनता ने समझ लिया कि गांधी जी का गंजापन केवल शारीरिक नहीं है, यह त्याग का प्रतीक है। 1920 से 1930 के बीच असहयोग, खादी, सत्याग्रह और स्वदेशी की लहर पूरे भारत में दौड़ गई। गांधी जी जहां जहां गए, लोग उनके सिर की चमक को देखकर कहते, यह तो साधारण आदमी नहीं, यह तो चलती फिरती मशाल है। 1930 का साल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक क्षण था। अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगाया था, जो हर गरीब और अमीर के लिए जरूरी चीज थी। गांधी जी ने तय किया कि वे इस अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ 240 मील की यात्रा शुरू की। उनके साधारण शरीर, सफेद धोती और गंजे सिर ने पूरे भारत को आकर्षित किया। लोग कहते, यह बूढ़ा गंजा आदमी पैदल चल रहा है और उसके पीछे पूरी दुनिया चल रही है। जब गांधी जी गांव गांव से गुजरे, लोग उन्हें देखने उमड़ पड़े। कोई उनके चरण छूता, कोई उनका चरखा देखने आता, कोई उनके गंजे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद मांगता। उनका गंजा माथा धूप में चमकता हुआ मानो घोषणा कर रहा था, भारत का भविष्य अब सत्य और अहिंसा की रोशनी में नहा रहा है। 24 दिन की यात्रा के बाद गांधी जी दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने समुद्र से नमक उठाया और कानून तोड़ दिया। यह दृश्य इतना शक्तिशाली था कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दी। लोगों ने कहा, इस आदमी के पास न सेना है, न हथियार, न ताज, न मुकुट, न बालों की शान, लेकिन इसके गंजे सिर की चमक पूरी साम्राज्यवादी ताकत को चुनौती दे रही है। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों से साफ कह दिया, भारत छोड़ो। इस आंदोलन में लाखों लोग जेल गए, गोलियां खाईं, बलिदान दिया। गांधी जी का शरीर अब और बूढ़ा हो चुका था। सिर पर लगभग सारे बाल चले गए थे, लेकिन उनका आत्मबल पहाड़ जैसा था। उनका गंजा माथा अब स्वतंत्रता की मशाल बन गया था। हर जगह नारे गूंजते, गांधी जी की जय, भारत माता की जय। इस समय तक गांधी जी की जो छवि जनता के मन में थी, वह अनोखी थी। आधे कपड़े वाला बूढ़ा साधु, सिर पर बाल न होना, चेहरे पर दिव्य आभा। जनता ने महसूस किया कि यह सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बाल न होना जैसे ईश्वर का संकेत था कि इस व्यक्ति को किसी बाहरी सजावट की जरूरत नहीं। दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद दुनिया भर में गांधी जी की चर्चा होने लगी। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, हर जगह लोग कहने लगे, कैसे संभव है कि एक गंजा साधारण सा आदमी साम्राज्य को चुनौती दे और जीत जाए। यही गांधी जी का चमत्कार था। उनके पास रूप नहीं, पर विचार थे। उनके पास बाल नहीं, पर आत्मा का प्रकाश था। 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत स्वतंत्र हुआ। लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ, लेकिन गांधी जी उस दिन दिल्ली में जश्न का हिस्सा नहीं बने। उनका मन बंटवारे के दर्द और हिंसा से व्यथित था। वह कहते, मैंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था, लेकिन इसमें खून और नफरत का रंग नहीं चाहा था। अब गांधी जी की उम्र लगभग 78 वर्ष हो चुकी थी। सिर पर लगभग सारे बाल जा चुके थे, केवल कुछ सफेद लटें बची थी। लेकिन यही गंजापन उनके व्यक्तित्व का स्थायी प्रतीक बन चुका था। लोग जब उन्हें देखते तो कहते, यह बूढ़ा गंजा आदमी अब भी लाखों को हिम्मत दे रहा है। 30 जनवरी 1948 की शाम गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे।
उनका शरीर दुर्बल था, लेकिन चेहरा अब भी तेजस्वी। गंजा माथा प्रार्थना स्थल की रोशनी में चमक रहा था। भीड़ में से नाथूराम गोडसे निकला और उसने गोली चला दी। गांधी जी गिरते हुए बोले, हे राम। उनका साधारण गंजा शरीर तो गिर गया, लेकिन की आत्मा पूरे भारत में फैल गई। गांधी जी के जीवन को देखें तो सिर पर बाल न होना एक साधारण जैविक घटना लग सकती है, लेकिन जब हम इसे रूपक में देखते हैं तो समझ आता है कि बाल सजावट हैं, गांधी जी ने सजावट को त्यागा। बाल अस्थाई हैं, गांधी जी ने शाश्वत सत्य को अपनाया। बाल शरीर की शोभा है, लेकिन गांधी जी आत्मा की शोभा बने। उनके गंजे माथे पर कोई मुकुट नहीं था, लेकिन दुनिया ने उन्हें राष्ट्रपिता का ताज पहनाया। आज भी जब हम गांधी जी को याद करते हैं तो हमारी आंखों के सामने वही छवि आती है। दुबला पतला शरीर, धोती और चश्मा, और चमकता हुआ गंजा माथा। यही छवि हमें याद दिलाती है कि महानता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आत्मा और कर्म में होती है। इतिहासकार कहते हैं कि गांधी जी के गंजेपन के पीछे कोई रहस्य नहीं था, यह तो स्वाभाविक था। लेकिन सांकेतिक दृष्टि से यह संदेश देता है कि जहां बाल नहीं वहां अहंकार नहीं, जहां बाल नहीं वहां दिखावा नहीं, जहां बाल नहीं वहां आत्मा का प्रकाश है। गांधी जी के गंजे माथे ने हमें सिखाया कि साधारणता ही असली असाधारणता है। बाल का प्रतीक और गांधी का गंजापन। मानव शरीर में बाल केवल सौंदर्य या आभूषण नहीं है, वे समय और उम्र के साथ झड़ते हैं, और यह जीवन की अस्थायीता का प्रतीक है। गांधी जी के जीवन में बालों का धीरे धीरे झड़ना एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन जब हम उनके व्यक्तित्व और विचारों को देखते हैं तो यह गंजापन हमें गहरा दार्शनिक संदेश देता है। बाल दिखावा, रूप, सजावट। गंजापन सादगी, त्याग, आत्मा की चमक। गांधी जी ने जानबूझकर बाहरी आडंबर छोड़ दिए थे। उनका गंजापन हमें यह याद दिलाता है कि उन्होंने जीवन के सतही आकर्षण को त्याग कर सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी का सिर गंजा था, लेकिन वह शून्यता ही उनकी सबसे बड़ी पूर्णता बन गई। सिर पर मुकुट नहीं था, लेकिन जनता ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। सिर पर बाल नहीं थे, लेकिन उनके माथे पर सत्य की रोशनी थी। सिर पर सजावट नहीं थी, लेकिन उनके विचार पूरी दुनिया को सजाने वाले बने। यह हमें सिखाता है कि जब हम बाहरी शून्यता को स्वीकार करते हैं, तभी भीतर की पूर्णता प्रकट होती है। भारत की जनता ने गांधी जी को बालों के बिना भी देवता सा मान लिया। गांव का गरीब किसान जब उन्हें देखता तो कहता, यह तो हमारी तरह साधारण है, लेकिन इसमें कुछ दिव्यता है। छात्र जब उन्हें देखता तो कहता, अगर इस गंजे बूढ़े में इतनी ताकत है तो हम भी बदल सकते हैं। गांधी जी ने यह साबित कर दिया कि महानता कपड़ों, गहनों या बालों से नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों से आती है। दुनिया ने भी गांधी जी के गंजेपन को उनके व्यक्तित्व का हिस्सा माना। अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के अखबारों में उनकी वही तस्वीर छपती थी, गंजा माथा, गोल चश्मा और साधारण धोती। यह छवि पश्चिमी देशों के नेताओं से बिल्कुल अलग थी। जहां बाकी नेता हैट, सूट और सजधज में रहते थे, वहीं गांधी जी का गंजापन उन्हें अलग बनाता था, और यही अलगाव उनकी सबसे बड़ी ताकत था। अगर हम गांधी जी के गंजेपन से एक गहरा संदेश निकालें तो वह यह होगा, सत्य ही असली मुकुट है, अहिंसा ही असली सौंदर्य है, त्याग ही असली शक्ति है। बालों की जगह उनके सिर पर सत्य का मुकुट था। बालों की जगह उनके चेहरे पर अहिंसा की आभा थी। बालों की जगह उनके जीवन में त्याग की शक्ति थी। गांधी जी का गंजापन केवल शारीरिक तथ्य नहीं था, यह उस दर्शन का प्रतीक था जिसमें व्यक्ति बाहरी सजावट छोड़कर भीतर की आत्मा को जागृत करता है। उनकी पूरी जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि रूप नश्वर है, विचार अमर है, शरीर अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। बाल गिर सकते हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं गिरता। निष्कर्ष, आज जब हम गांधी जी की तस्वीर देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है? गंजा सिर, गोल चश्मा, मुस्कुराता चेहरा और धोती। यह छवि हमें याद दिलाती है कि साधारणता ही सबसे असाधारण शक्ति है। उनका गंजापन हमें सिखाता है कि महानता पाने के लिए बाहरी बालों की जरूरत नहीं, बल्कि भीतर के सत्य और आत्मबल की जरूरत है। हमारी आगे वाली सभी अच्छी कहानियों को देखने के लिए
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।